गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉलिटी का एक थ्योरेटिकल जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, आज हम लोग एमसीक्यूज में कुछ थ्योरी है पॉलिटी में, उनकी हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप उनको एक बार देख लीजिएगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान में उसके किस चैप्टर को संविधान की आत्मा कहा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है संविधान के सभी अनुच्छेद। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आर्टिकल 32 जिसको क्या बोला गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपको फंडामेंटल राइट में मिलेगा, उसको बी.आर. अंबेडकर ने जैसे क्या बोला है, संविधान की आत्मा। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा था। वैसे ही प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया है संविधान की, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसको किसने कहा है, एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को। एक आपके याद रखिएगा, एक ही आपके कार्यकारी राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिनका नाम आपका है एम हिदायतुल्लाह, ये नाम था। ये आपके क्या थे, कार्यकारी राष्ट्रपति बने थे। तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये चीज आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। नेक्स्ट है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। देखिए यहां पर वर्ड पर खास फोकस करिएगा, संप्रभुता, इसको इंग्लिश में हम लोग सोवर्निटी बोलते हैं। संप्रभुता या सोवर्निटी बोलेंगे, चीज याद रखिएगा। जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। सबसे पहले तो आप संप्रभुता जो वर्ड है इसका मतलब समझ लीजिए। संप्रभुता वर्ड का मतलब क्या होगा, इस वर्ड का मतलब होता है कि जो इंडिया है वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को खुद सॉर्ट आउट कर सकता है, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति, बाहरी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, इसका मतलब भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को सॉर्ट आउट करने में सक्षम है, उसमें किसी और का वो इंटरफियरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहां पर आपको मालूम है हमारा जो प्रियम्बल है, जो कि जिसको बोला गया है संविधान को जानने की कुंजी या की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, प्रियम्बल। तो इस प्रियम्बल को, ठीक है, जो शुरुआत होती है प्रियम्बल की, उसमें अंतिम शक्ति या अंतिम पावर किसके पास है, अंतिम शक्ति या अंतिम पावर किसके पास है, हम भारत के लोग। यही तो बोला गया, वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उन सब में इस तरीके से हमारे प्रियम्बल की स्टार्टिंग होती है। तो यही है कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल शुरू होती है किन शब्दों से, हम भारत के लोग से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। अब देखिए, इंडिया इज द रिपब्लिक कंट्री। दो वर्ड्स पे आप खास फोकस करिएगा, ठीक है। पहला वर्ड आपका है एक डेमोक्रेटिक, या इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में लोकतंत्र, और दूसरा वर्ड जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। याद रखिएगा, डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र और गणतंत्र। देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। इसका मतलब क्या होगा, लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब हो जाएगा लोगों का शासन। बट अगर गणतंत्र की बात बोलेंगे, जैसे बहुत से बच्चों को गणतंत्र का मतलब नहीं पता होता है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जबकि स्वतंत्रता दिवस जो होता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहां पर गणतंत्र शब्द का मतलब क्या होगा, भारत का जो प्रथम नागरिक है या राष्ट्राध्यक्ष है, उसका जो पोस्ट है वो वंशानुगत नहीं है। मतलब भारत का या राज्य का जो राष्ट्रपति है, जो प्रमुख अधिकारी है, उसका पद जो है वो आपका वंशानुगत नहीं है। हर 5 साल के बाद आपका जो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यही गणतंत्र है। एक वर्ड और समझ लीजिएगा, राजतंत्र। राजतंत्र का या मोनार्की, राजतंत्र का मतलब क्या होता है, इसमें जो राजा का पद होता है ये वंशानुगत होता है। राजा का पद वंशानुगत होने का मतलब क्या हो गया, राजा फिर उसका पुत्र जो होगा वो राजा बनेगा, जबकि गणतंत्र में ऐसा नहीं होता है।
गणतंत्र में एक राजा है, उसका लड़का जो है वो राजा नहीं बनेगा, नए राजा के लिए इलेक्शंस या चुनाव कराए जाएंगे, तो याद रखिएगा। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? पहला ऑप्शन है इसके विधानमंडल की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। नहीं, ये लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट होगा। यह राज्यों का एक संघ है, डजेंट मैटर। भारतीय नागरिकता मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। ठीक, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ये आपका ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन होगा। राज्य का जो प्रमुख है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए निर्वाचित होगा, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत है एक, बेसिक सा क्वेश्चन है, भारत एक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग जो है सेकुलर कंट्री है। जैसे पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, बट हम लोग जो हैं वो क्या है, सेकुलर कंट्री है, और हमारे संविधान में सेकुलर वर्ड को यूज भी किया गया है। ये चीज आप याद रखिएगा। सेकुलर वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो भारत है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, और धर्म जो है वो देश का विषय ना होकर एक व्यक्ति का उसका व्यक्तिगत विषय है। तो भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब भारत, जो भारतीय संविधान क्या बोलता है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, धर्म किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है, ना कि यह राजकीय विषय है। तो भारत कैसा हो जाएगा? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, या इसको अब हम लोग बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए आ भी गया है, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है। ठीक, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया, यह भी ऑप्शन गलत होगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यही आपका हो जाएगा, क्योंकि जो धर्म है किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके लिए आर्टिकल रेंज जो आपका है वो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर आर्टिकल आपका 28। तो यहां पर जो आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, जिसमें आर्टिकल नंबर 25 पे साफ साफ बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद के किसी भी धर्म या जो संप्रदाय का आचरण कर सकता है, उसके जो भी नियम कानून है उसको फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। तो धर्म किसी भी व्यक्ति का अंतःकरण की उसकी स्वतंत्रता है, इस पर राज्य से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो धर्म यहां पर तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है, ये चीज आप याद रखेंगे। यही मतलब होता है सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है फिर से वही चीज क्वेश्चन आ गया, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख लेंगे वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गणतंत्र होता है, मैं बता चुका हूं। गणतंत्र क्या केवल एक लोकतांत्रिक अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ये आपका ये हो जाए। संसदीय पद्धति शासन वाला जो राज्य, इसको लोकतंत्रात्मक गणराज्य बोला गया। याद रखिएगा हमारे भारत में किस प्रकार की पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे संसदीय शासन प्रणाली। यहां पर है भारत में संसदीय, मैं लिख देता हूं, या पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में इस तरीके का जो रूल करने की जो सिस्टम है संसदीय शासन प्रणाली। गणतंत्र का मतलब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका पद वंशानुगत नहीं होगा, हर 5 साल के बाद उसको क्या है इलेक्ट किया जाएगा, लाइक प्रेसिडेंट। ओके, निम्नलिखित में से ठीक वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। देखिए मैं अभी स्पेशली क्लास अलग अलग टॉपिक के लूंगा, लाइक प्रियम्बल हो गया, कैसे संविधान का निर्माण किया गया, व्हाट इज प्रेसिडेंट, व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज पार्लियामेंट, इन सब के बारे में हम स्पेशली क्लास लेंगे। अभी सिर्फ एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने डेमो वीडियोस है, जिनको आप देखकर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये चीज मैं आपसे बता रहा हूं, और उसके बाद आपको मैं कंटेंट, बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा विद बेटर एमसीक्यू। ओके, तो चलिए क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका। देखिए आपको पता है जब हमारे संविधान का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन सिफारिश पर 1946 में, तो उसका स्टार्टिंग कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का। कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन का जो स्टार्टिंग था वो स्टार्टिंग था एट द बिगिनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या जो उद्देशिका के जो उसके उद्देशिका के पेश करने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को
13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, या इसको हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, इसको संविधान सभा में पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको बाद में हम लोग प्रियम्बल भी बोलते हैं। यही प्रियम्बल या उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। तो ये चीज याद रखिएगा, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे संविधान की एक रूपरेखा बताता है, संविधान को जानने का एक मेथड बताता है। तो यहीं पर है, इसी संविधान में एक बार जो अमेंडमेंट किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसके द्वारा क्या है, यहां पर आपके सामने 42वां संविधान संशोधन याद रखिएगा 1976 में हुआ था। इसी संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के भी संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है लोअर पीसीएस में, लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है 42वें संविधान संशोधन को। तो इसमें जो परिवर्तन किया गया था, एक अमेंडमेंट किया गया था, वो क्या था आप याद रखिएगा। मैं ऑप्शन बोलूंगा, पहला धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। देखिए, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो करेक्शन किया गया था, जो बदलाव किया गया था, तो क्या चीज था, सबसे पहले तो पंथ निरपेक्ष वर्ड डाला गया। जैसे हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब इसमें कहीं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये चीज याद रखिएगा, तथा उन सब में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो यहां पर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में इस चीज की बात भी की गई है कि किस टाइप के आपके जो वर्ड्स डाले गए, इन वर्ड्स का अपना एक मतलब होता है और इन वर्ड्स के ऊपर आपको फोकस भी करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर जो वर्ड्स डाले गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप इस चीज को देख लीजिए। ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक या प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक या समाजवादी लोकतंत्रात्मक। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा कि भारत में जो है धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक की बात की गई थी, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। अब प्रस्तावना में क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। देखिए, प्रजातांत्रिक की जगह एक वर्ड आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकतंत्रात्मक, तो कंफ्यूज इसमें मत होइएगा, लोकतंत्रात्मक। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा, बाकी मैं डिटेल में कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है ये, ठीक है। तो भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो कौन सा शब्द नहीं है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण जैसा कोई भी वर्ड नहीं है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी। ठीक, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। पहली बार ये मांग की गई थी, लेकिन संविधान सभा की ऑफिशियली मांग एम एन राय को द्वारा की गई थी, ये चीज आप याद रखिएगा। एम एन राय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। बाकी बाल गंगाधर तिलक ने एक मैग्ना कार्टा, मतलब संविधान की सभा के गठन के लिए एक मैग्ना कार्टा की बात की थी। वैसे अगर आंसर आपका आएगा तो आप किसका नाम लोगे, आप एम एन रॉय का नाम लेंगे। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एम एन रॉय। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ये चीज आप याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया था, मार्च 1946 को, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं जल्दी से। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय, अब देखिए यहीं पर आंसर आपका आ गया होगा कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 यही बेस था। इसके आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो कितनी रखी गई थी, 389 संख्या रखी गई थी। ये चीज याद रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अगले दिन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।